फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्लास में। अभी तक आपने डाइल्यूशन देख लिया है कि नहीं। इसके अलावा आपने मैटिज्म के बारे में देखा। ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे सब्जेक्ट आपने देख ली। अभी टेम्परामेंट का कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको अपन कल देखेंगे। आज हम इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसको लेके चलेंगे ताकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी। है कि नहीं। ये होम्योपैथी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये दोनों सब्जेक्ट दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाई देते हैं। लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान सेम एज ए होम्योपैथी को फॉलो करने की कोशिश की है, इसलिए भी एक जैसे दिखाई देते हैं। वास्तव में फुल फ्लेज साइंस होम्योपैथी पहले बनी। हालांकि ओरिजिन साथ में हुई, क्योंकि मैटिस साहब और हैनीमैन साहब लगभग लगभग ज्यादा अंतर के नहीं है, लगभग लगभग समान ही है। और चूंकि इसकी ओरिजिन पहले हो गई थी, और इसके बाद जब मैटिस साहब ने जब हैनीमैन के साथ हालांकि पुरानी दोस्ती थी जैसी ही थी इनकी, और जब होम्योपैथी को जब इन्होंने देखा तो बहुत सारे लॉ इसके पसंद आए थे डॉक्टर मेडी साहब को। लेकिन जब सिम्टोमेटिकल की बात चलने लगी और साथ में जब रूल की बात करने लगी कि भाई जब सिम्टम्स अगर मान लीजिए किसी रोग को दूर करने में सहायक हो सकते थे, तब तो वो दूसरी अन्य पैथियां यहाँ पे गलत साबित होती हुई दिखाई देने लगी, क्योंकि रूल रेगुलेशन कुछ हटके दिखाई देने लगे। जैसे आयुर्वेद कुछ जो स्टार्टिंग से जो बोलता आया है, वात का पित्त को बढ़ावा देता है, प्रकृति को सामने रख करके, यहाँ से रोगों की जो ओरिजिन है प्रकृति को माना गया था। तो यहाँ से होम्योपैथी सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करके कुछ अलग डेफिनेशन देने की कोशिश करने लगा, जबकि ये प्लांट बेस्ड थी। ये अंतर देखने को मिला। तो यहाँ से डॉक्टर मेटी साहब ने जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जब ओरिजिन की थी, तो इन्होंने मेडिसिन को प्राथमिकता दी, प्रकृति को प्राथमिकता दी। इन्होंने ब्लड और लिम्फ को सामने रखा, है कि नहीं। तो यहाँ से पता चलता है कि दिखने में एक जैसी साइंस जरूर है, लेकिन वास्तव में एक जैसी नहीं है। जो मॉडर्न जो मेटी साहब के बाद जो लोग आए, उन्होंने होम्योपैथी के तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डेफिनेशन सेट करने की कोशिश की। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डेफिनेशन होम्योपैथी में लाई, और साथ ही साथ पोटेंशिएशन जैसा सब्जेक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जोड़ दिया। इसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन थे जो होम्योपैथी में मायने रखते थे, वो आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी लाने की कोशिश की, और लोगों ने लाया, और वो कुछ हद तक सफल भी हुए, क्योंकि दवा थी, प्लांट बेस्ड मेडिसिन थी, वो असर करना शुरू करी। लेकिन रियलिटी तो यही है कि इन दोनों पैथियों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की ओरिजिन में फर्क है, दोनों के समय में फर्क है, दोनों के रूल रेगुलेशन में फर्क है। इस तरीके से होम्योपैथी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ये सिम्टोमेटिकल वर्क करती है। सिम्टोमेटिकल साइंस के रूप में भी जानी जाती है, सिम्टम्स पे आधारित है। हालांकि प्रकृति को फॉलो करती है ये सोरा सिम्प्लिस साइकोसिस, है ना। सोरा सिम्प्लिस एंड साइकोसिस इसका सिद्धांत होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको मैं लिख देता हूं। साइकोसिस साइकोटिक कहते हैं इसको, है ना। ये ये थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सेट कर लीजिएगा, काफी दिन के बाद लिख रहा हूँ, बोर्ड में लिखते लिखते काफी समय हो गया। ये रूल में आता है, इसकी सिद्धांतों में आता है कि नहीं। ये लॉ में आता है, ये सब लॉ में जाते हैं इसके। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो पैथी प्लांट में हुआ करती थी वो इस तरीके से उपयोग होने लगी। और बहुत दिनों के बाद ये समझ में आया, क्योंकि इसके कई लोग अपोजिट भी खड़े होने लगे थे, और इसको आगे रिसर्च करने में बड़ी तकलीफ होने लगी थी। इसके लॉ खोजते नहीं दिखाई दे रहे थे।
तब इन्होंने क्या किया कि सोरा सिम्प्लिस साइकोसिस को प्रकृति में माना, जो स्टार्टिंग से जो चला आ रहा था होम्योपैथी आयुर्वेद में चला आ रहा था, वात पित्त के हिसाब से जो प्लांट बेस्ड जो होम्योपैथी थी वो इस तरीके से सेट हो रही थी। तो ये बात समझ में आने लगी लोगों को कि हर चीज सिम्टोमेटिकल काम नहीं करती है, किसी ना किसी रूल पे उसको आधारित किया जाता है, उसको केंद्रित किया जाता है, उसको अहम बनाया जाता है, और उस रूल को फॉलो करते हुए आप सिम्टोमेटिकल पे जा सकते हैं। ये रूल सामने समझ में आने लगा, तब जाके ये जो सोरासिटिस साइकोसिस जैसी नेचर जो है वो सामने आने लगा। हालांकि पैरासेल्स को फॉलो ये भी करते थे और ये भी करते थे, दोनों मेटी साहब और एनीमैन साहब दोनों ने पैरासेल्स के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पैरासेल्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए प्रकृति से रिलेटेड, बहुत सारे सिद्धांत उनके दिए हुए आज मेडिकल साइंस में उपयोग हो रहे हैं, क्योंकि दार्शनिक थे, है कि नहीं, दार्शनिक थे, जिसको हम फिलोसोफर कहते हैं। वो दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, प्रकृति से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो आज आपको बुक में देखने को मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आज हम उस पर रिसर्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज सामने आ रही है। तो उसी से रिलेटेड ऐसे सिद्धांत सामने आए जो मेडिकल साइंस के रूल बने। जैसे होम्योपैथी में एक रूल लागू होता है जिसका नाम है क्योर बाय क्योर, है ना, ऐसी कुछ सिद्धांत होता है, मतलब समान से समानता को ही हम दूर कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी के अंतर्गत ही लग रखते हैं, मतलब जैसा रोग होगा या जैसे सिम्टम दिखाई देंगे वैसी मेडिसिन दिया जाए तब जाके वो सिम्टम जो होता है दूर होता है। तो हैनीमैन साहब ने होम्योपैथी को इस रूल के ऊपर लाके खड़े किया और उन्होंने देखा कि ये सफल है, क्योंकि दिया गया किससे था, पैरासेल्स दार्शनिक के माध्यम से दिया गया था, तो भाई प्रकृति का रूल है तो सफल होगा ही होगा। अब उन्होंने क्या देखा कि जैसा रोग रहेगा वैसी आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, लेकिन ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी का ही एक पार्ट है। और इसी तरीके से पैरासेल्स का जो एक अन्य नियम था कि वनस्पति जगत में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी विद्यमान होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन वेजिटेबल किंगडम्स। ये जो लॉ था ये भी पैरासेल्स के माध्यम से दिया गया था, और इसको हैनीमैन साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर मेटी साहब ने इसको एम बनाया। तो इस माध्यम से देखा गया कि दोनों चीजें अलग होती दिखाई दी, क्योंकि प्योर बाय प्योर जो होता है वो अपनी जगह सही था, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन वेजिटेबल किंगडम्स, मतलब वनस्पति जगत में आप इलेक्ट्रिसिटी को तलाश रहे हैं, मतलब एनर्जी को तलाश रहे हैं कि प्रकृति में किस प्रकार से पौधा है वो जन्म ले रहा है, इसके साथ साथ कैसे ग्रोथ कर रहा है, ये पूरी वनस्पतियां कैसे डेवलप कर रही है, कैसे फल फूल लग रहे हैं, कैसा एनवायरमेंट के साथ उस पौधे का या उस पेड़ का या उस ट्री का कैसे चेंजेस होता देखा गया है, कैसे उस पर बरसात का असर पड़ता है, कैसे गर्मी का असर पड़ता है। तो इस पर ध्यान जो केंद्रित था वो है डॉक्टर मेटी साहब का था, क्योंकि प्लांट बेस्ड पैथी थी, प्लांट के ऊपर आधारित थी, इसलिए उनको इस तरीके से सोचना पड़ा और ये जरूरी भी था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि ब्लड और लिम्फ नाम के जो दो वाइटल ऑर्गन थे उनको उन्होंने एम बनाया। वो चाहते तो सिम्टोमेटिकल भी चल सकते थे, पैथोलॉजिकल भी चल सकते थे। उस समय एलोपैथी काफी अच्छी साइंस मानी जाती थी, डेवलपमेंट के समय एलोपैथी थी उस समय, और काफी अच्छी दवाइयां आया करती थी एलोपैथी में भी, और काफी रोग क्योर भी करती थी। लेकिन उनके थोड़े से लॉ अलग हुआ करते थे, इसलिए प्रकृति से रिलेटेड जितनी पैथियां थी एलोपैथी के साथ मैच नहीं खाती थी, सिद्धांत नहीं खाते थे, मेंटलिटी सेट नहीं हो पाती थी, एक दूसरे के विपरीत खड़े रहते थे। तो ये देखने को मिलता है। और जहां तक इसमें ब्लड और लिम्फ को एम बनाया इन्होंने पैथोलॉजी करके, तो डायग्नोस्टिक चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा जरूरी था। बिना डायग्नोस्टिक चैप्टर के आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि आपकी मेडिसिन किस जगह कैसे काम कर रही है, किसके लिए दिया गया, आपने क्या देखा। जब ये बात सामने आती कि आपने क्या देखा, तब उन्होंने वहां पे टेम्परामेंट का जो रूल था वो सामने लाया, तो टेम्परामेंट में ब्लड और लिम्फ को ही प्राथमिकता दी उन्होंने। जैसे कि यहाँ साबित हो जाता है कि सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट के रूप में होम्योपैथी सामने आई, जबकि ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के रूप में सामने आई। ऑर्गेनिक या आंगिक कहते हैं इसको, है ना, आंगिक मतलब अंगों से रिलेटेड, ये देखने को सामने है। दूसरे शब्दों में बेस मेडिसिन के रूप में, अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन अंग पे काम कर रही है तो अंग पे क्यों कहा गया, क्योंकि अंग को बूस्ट कर रही है वो, है कि नहीं। हम चाहते तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था, हमने समझाया था पहले इसको कि जो मेडिसिन है वो सेल के बेस पे काम करती है। तो सेल एक
किसी ना किसी पार्ट का बेस जो पार्ट होता है किसी भी बॉडी का, स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है। तो मतलब क्या हुआ कि वो मेडिसिन सेल के लेवल पे भी जा रही है, लेकिन हम उसको अंग क्यों कह रहे हैं, आंगिक मेडिसिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंग को वो पोषण दे रही है कि नहीं। यहाँ पे हम सेलुलर डिफाइन नहीं करेंगे, जब हम मेडिसिन को किसी रोग पे देंगे तब हम सेल को डिफाइन करेंगे, सेल को लेके चलेंगे। यहाँ पे हम बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, ये सिम्टम्स की बात कर रहा है, ये ऑर्गन की बात कर रहा है, ये दोनों पैथी अलग अलग बात करती है। तो यहाँ पे अंग को हम बूस्ट कर रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं, उसको सही फंक्शन करने के लिए हम मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं। और ये मेडिसिन होम्योपैथी सहारा ले रहा है सिम्टम्स को दूर करने का, वो सिम्टम्स जो रोग क्रिएट कर रहे हैं, रोगों से रिलेटेड सिम्टम्स है कि नहीं। तो ये चीज सामने आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, अंगों पे काम करने वाली दवाई। अंगों के मतलब एक जैसे सेल की बना हुआ कोई ऐसा पार्ट जो सभी एक जैसा सेल अगर मिलकर फंक्शन करे तो एक जैसा ही रिजल्ट निकलना चाहिए, एक जैसा फंक्शन होना चाहिए, एक जैसे रस निकलने चाहिए, एक जैसा वर्क देखने को मिलना चाहिए, तो वो एक अंग कहलाएगा। तो इसको इसलिए इसको आंगिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, क्योंकि अंगों को बूस्ट कर रही है। कई लोग बोलते हैं ना अंग आंगिक ट्रीटमेंट कैसे हुआ, क्योंकि ऐसी तो कोई अभी तक तो बड़े बड़े साइंस जो है वो पीछे हट गए, किसी अंग पे पहुंच ही नहीं पाए। या तो कोई साइंस किसी एंटीबायोटिक को या किसी रस को या किसी ब्लड को या इस तरीके से क्योर करते देखा जा रहा है, लेकिन अंग पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो किडनी की दवाइयां होती, लीवर की दवाइयां होती, पैंक्रियाज की दवाइयां होती, ब्रेन की दवाइयां होती, आंखों की आंगिक दवाइयां होती, तो बड़े बड़े रोग ठीक कर रहे होते। उनका कहना सही है, लेकिन आपके अंग को बूस्ट कर रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन, ये चीज साबित होती है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाइयों से रिलेटेड या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल फूड या पोषण देने वाली मेडिसिन के रूप में सामने आती है कि नहीं। ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए, क्योंकि डायलॉग बेस में मैंने समझा दिया है कि पोषण देने वाली मेडिसिन प्राइमरी मेडिसिन होती है, और आगे चल के अगर मान लीजिए उसका नैनो पार्टिकल किया जाता है तो इसी अंग के सेल पे पहुंचती है। ये मैंने समझा दिया आप लोग को। तो ये इस चीज साबित होती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बॉडी में पोषण देने वाली मेडिसिन है, और इसलिए ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एग्रावेशन नहीं करती है कि नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है, जबकि इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है कि बहुत सारे डिफरेंस है जो हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है, इसमें इसलिए एग्रावेशन नहीं होता है। और ये भी बात साबित होती है कि ये एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, सेल्यूलर तो है ही है, वो आप समझ में आ गया, ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दवाओं को आंगिक दवाइयां कहते हैं, या ऑर्गेनिक मेडिसिन के रूप में भी जाना जाता है। इसको रेमेडी एक बड़ा शब्द है, रेमेडी को एक्सप्लेन करना हमारे जैसे छोटे मोटे प्रैक्टिशनर की बात नहीं है, एक बड़ा शब्द है वास्तव में। ये एक बीच में मैंने पढ़ा था कि कहीं ये शायद क्या बोलते हैं इसको, रोमिया ऐसी कुछ रोमिक शब्द है, रोम ऐसी कुछ समझ में आया मुझे। तो हालांकि मैं शायद हो सकता हूँ शायद गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था नेट में। ये उसका अर्थ भी, रेमेडी का अर्थ भी दवाइयां ही होता है कि नहीं। लेकिन अगर सही तरीके एक्सप्लेन किया जाए तो हो सकता है शायद कुछ अलग आप बता सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं। मेडिसिन कहना या न्यूट्रिशनल वाइटल फ्लूइड कहना, ये कहना ज्यादा उचित है इन दवाइयों को। जबकि इसमें क्या होता है कि सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट है, तो किसी आंगिक ट्रीटमेंट के रूप में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। दूसरा, सेल्यूलर ट्रीटमेंट के रूप में डिफाइन नहीं किया गया है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चरल कैसे बूस्ट कर रही है इसके रूप में डिफाइन नहीं किया गया होम्योपैथी को। जबकि रिलेटेड जो रोगों के जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसको कम करना या उसको समाप्त करना, इस पर रिलेशन होता है इसका, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, सोरासिबिलिस साइकोसिस है कि ये वाई होना चाहिए यहाँ पे। सोरासिबिलिस साइकोसिस ये जो इसके जो लॉ है, मतलब इसका ज्यादातर आपने देखा होगा कि इस लॉ का एक्सप्लेन या इसकी डेफिनेशन आज होम्योपैथी अगर 100 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को खड़े कर दिया जाए तो शायद 5 या 6 या 10, अधिक से अधिक 10 होम्योपैथी सामने आएंगे जो इस लॉ को आज फॉलो कर रहे हैं। इसको कहना कोई भी गलत बात नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे होम्योपैथ लाइफ में टकराए हैं जो ये कहते जरूर है कि सोरासिबिलिस साइकोसिस के लॉ है, इसको हम फॉलो करते हैं, बट इसको जब टेबल प्रैक्टिस की बात आती है तो ये जीरो हो जाता है।
इसको फॉलो करती है, क्योंकि एक एक शब्द की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी चीजें हैं। आप साइकोसिस को डिफाइन करते 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 आपको काफी समय लगेगा, है कि नहीं। आप सोरा सोरा शब्द बहुत ही एक बड़ा शब्द होता है, जिसका रिलेशन सुपरफिशियल पार्ट से पाया जाता है, बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट से रिलेटेड होता है, और ये काफी बड़ी बड़ी डेफिनेशन में आता है। इसी प्रकार से सिफिलिस की डेफिनेशन भी बहुत मेजर होती है, काफी डीपली इफेक्टिव या नैनो पार्ट या बॉडी के इनर पार्ट से पाई जाती है कि नहीं। इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि बड़े बड़े रोग इसमें सामने आते हैं, बट इसको लेके नहीं चलता कोई, ये देखने को मिलती है। जबकि इसमें आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग जो लॉ थे वो ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंड थे, और बाद में इस लॉ को जब कंप्लीट साइंस मेडिकल साइंस जब एक्सेप्ट किया गया, तो इसमें एक लॉ सामने आया, कॉम्प्लेक्स क्यूरेंटर, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस कॉम्प्लेक्सिस हो सकता है, देख लीजिए, कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, क्यूरेंटर 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 का मतलब ठीक होना है, ये मतलब है। तो कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर ये देखने को मिलता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे शब्द आज देखने को मिलते हैं जिसकी एक्सप्लेन कहीं दिखाई नहीं देती है, इसका वर्णन दिखाई नहीं देता, कहीं उसकी कहीं छोटी सी मीनिंग तक समझ में नहीं आ रही है, कहाँ से कहाँ आ गया। जैसे कि यहाँ देखने को मिला, इसको होम्योपैथी वाला समझा सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन आज फॉलो नहीं कर रहा है। इतनी अच्छी पैथी है, बताइए। इसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ भी इसी तरीके से विडंबना है कि आज हर एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉम्प्लेक्स क्यूरेटर बोलता जरूर है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है। यहाँ सोरा साइकोसिस से रिलेटेड है, पर इसके रूल जो है कॉम्प्लेक्स क्यूरेटर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को डिफाइन करते हैं। ये स्वयं एक कॉम्प्लेक्स है, जो बॉडी जो कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सामने रखा। और जब कॉम्प्लेक्स के साथ जब कॉम्प्लेक्सेस मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस जब वहां सामने रखा जाता है, मेडिसिन इक्वल कॉम्प्लेक्स के रूप में रखी जाती है, तो तब जाके क्यूरेंटर जैसा कोई शब्द यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ये बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया, और ये सही भी है कि नहीं, इसको गलत नहीं मान रहे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को डिफाइन करने में इस लॉ का बड़ा हाथ हो जाता है। ब्लड और लिम्फ की बात तो समझ में आ गई, यहाँ ब्लड और लिम्फ को अहम बनाया गया, बहुत बड़ा एक वो है, वाइटल फ्लूइड के रूप में जाना जाता है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस है। यहीं से आपको रोक, क्योंकि इसका रिलेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन से भी होता है और बॉडी से भी होता है, दोनों से देखने को मिलता है। और आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लॉ में इसलिए भी इसको जगह दी गई है। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, इस सिम्टोमेटिकल होने के कारण आप देख रहे होंगे कि क्योर विथ क्योर, है ना, ये जो सिद्धांत है, मतलब जैसा रोग होगा उस तरीके से आपको मेडिसिन देनी होगी। ये चीज होम्योपैथी में साफ साफ साबित होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यही रूल लागू होता है कि जैसा रोग होगा वैसी वैसी मेडिसिन आपको देनी होगी। बट इन दोनों एक जैसी लाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है कि भाई इसमें सीधा सीधी बात की जाती है कि अगर मान लीजिए जितना सिम्टोमेटिकल देखा गया, तो सिम्टम्स में अगर मान लीजिए जितने दिन के बाद अगर मान लीजिए पेशेंट हमारे पास आता है, या जितना गहरा जो रोग होता है, उसके हिसाब से इक्वल मेडिसिन दी जाती है। इक्वल मेडिसिन दी जाती है मतलब उतने ज्यादा पावर की मेडिसिन दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई पुराना रोग हो गया, अब वो रोग जो है बॉडी में घर कर गया, तो उस ऐसे लोगों के लिए उतनी ही मेडिसिन दी जाती है। मतलब आप कहने का मतलब समझ सकते हैं, पावरफुल मेडिसिन दी जाती है, मतलब पोटेंशिएशन में जब जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो आधे बहुत ज्यादा पावर की मेडिसिन यहाँ पे शो करती नजर आती है होम्योपैथी में। जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जस्ट उल्टा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसका एक सिद्धांत होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, लॉ में ही शामिल है, तीसरा सिद्धांत जो रहता है। हालांकि ये सारे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज आप देख ही रहे हैं, इसमें देखने को मिलता है ये सिम्टोमेटिकल पे आधारित है और ये पोटेंशिएशन पे आधारित है। पोटेंशिएशन पे आधारित है, ये डायल्यूशन पे आधारित है, डायल्यूशन पे आधारित है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पोटेंशिएशन में पावर जो रहता है वो बढ़ता है, पावर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और इस तरीके से पोटेंशियल डायल्यूशन में
डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होता है। तो इन दोनों में एक चीज देखने को मिलती है कि पावर मेडिसिन का बढ़ रहा है कि पावर जो है वो मेडिसिन का बढ़ रहा है। मेडिसिन, मेडिसिन का पावर बढ़ रहा है। यहाँ डाइल्यूट किसको कर रहे हैं आप? मेडिसिन को कर रहे हैं। यहाँ इक्वलिटी देखने को मिल रही है, दोनों में अंतर यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई एक एक जैसा अगर मान लीजिए समान रोग रहे तो समान मेडिसिन देनी चाहिए। लॉ ऑफ सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया गया है। दोनों के लॉ में ये फर्क देखने को मिल रहा है क्या, कि आपने जब मेडिसिन दी होम्योपैथी में, तो जितना पुराना रोग होगा, जितना गहरा जो रोग होगा, उसके हिसाब से आपने उतना ज्यादा पावर की मेडिसिन दी। मतलब मेडिसिन जो आपने दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी एक होम्योपैथी का प्लांट हो सकता है, जैसे कि नक्स भूमिका की बात करें, नक्स भूमिका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको हम पॉइजनस नहीं मान रहे हैं, ये मेडिसिन को मान रहे हैं। पॉइजनस बाद में देखा जाएगा, ये फार्मेसी वालों का काम है। तो इसने क्या किया कि उसका पावर क्या है, बढ़ा दिया, पोटेंसी कर दिया। तो पहले 30 पोटेंसी आया, अगर नेगेटिव में हम जाए तो, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भाषा में बोले तो वो 30 में आ गया, फिर 60 में चले गया, फिर 100 में चले गया, फिर 200, फिर ऐसे करते करते 500 करते करते 1000 में आ गया, जिसको 1M कहते हैं। और उसके बाद फिर 10,000 में आ गया, मतलब 10M कह दिया। और उसके आगे भी शायद हो सकता है। तो ये कम से कम स्टॉक दे करके RS में मेडिसिन जब बना रहा है वो होम्योपैथी वाले में, तो वो क्या कर रहा है, पावर इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अब वो इतनी मोर पावर रहता है कि उसको आप एक बार अगर दे दिए मान लीजिए, तो काफी दिन तक असर रहता है। ये ज्यादा पावर की मेडिसिन रहेगी, ज्यादा समय तक असर करेगी बॉडी में। ये तो आप समझते हैं, क्योंकि उसमें पावर है। और वो पावर कहाँ से आ रहा है? किसी ना किसी प्लांट से मिल रहा है। तो वो प्लांट का जो न्यूट्रिशनल वाला जो पार्ट होता है, वो गैसेस के रूप में चेंज होकर के उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट, उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो एटम्स में चेंज होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि वो क्रमशः एनर्जी बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के इस तरीके से काम करते जा रहे हैं। एटम्स भी, इसलिए पोटेंशिएशन कहते हैं, पोटेंशिएशन मतलब क्रमशः बढ़ा रहे हो। तो इसलिए इसके ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं। जैसे कि 1M आपने दिया, तो कम से कम 30 डेज की उसकी एक ड्यूरेशन रहेगी। तो ये एक लॉ में शामिल है, ड्यूरेशन मांगता है। तो ये आपने क्या देखा कि जैसा सिम्टम रहेगा वैसी मेडिसिन आपने दिया, आपने उतने पावर की मेडिसिन दिया, यहाँ ये सही साबित हो जाता है। अब यहाँ जैसी मेडिसिन, जैसा रोग हुआ वैसा वैसा यहाँ पे आपने मेडिसिन, यहाँ इस चीज को साबित हुआ कि भाई जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी ऑर्गन में खराबी आ गई, आपने जो भी टेम्परामेंट देखा, जो भी आपने डायग्नोसिस किया, जो भी XYZ, नो प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी एक टेक्निक होती है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अगर मान लीजिए किसी अंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए आप सर्दी हो गई, खांसी हो गई, देखिए मैं छोटे छोटे शब्द सिंपल कह रहा हूँ, मैं कोई बड़े 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 टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ अगर मान लीजिए किसी को फीवर हो गया, हल्का सा कफ हो गया, तो आप क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। आप पूछते हैं उससे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, रात के खाया क्या खाया, उल्टा पुल्टा तो नहीं खाया, स्कूल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं फुटबॉल खेलते समय कुछ लगी तो नहीं थी, उल्टा पुल्टा भीगा तो, ये सारे छोटे 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 क्वेश्चन होता है। तो आप ये सारी चीज पूछते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, ये जनरल कफ हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी बच्चे से लिया हुआ हो सकता है। ये सारा आप डायग्नोसिस के दौरान किए। तो आपने क्या देखा कि भाई जैसा रोग होगा वैसे तो आप मेडिसिन देंगे। यहाँ भी वो चीज साबित हो रही थी ना। अब देखिए ये कैसे अलग होता है। आपने क्या किया, क्योंकि आंगिक मेडिसिन थी, अब समझ में आ रहा होगा सीधी सीधी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। आंगिक मेडिसिन थी, तो रोग जो था, अगर मान लीजिए 5 दिन के बाद आपके पास आया, तो रोग तो जड़ कर गया ना भाई। कोई भी सिंपल रोग अगर मान लीजिए 3 दिन के बाद अगर आपके पास आता है, तो उस रोग का नेचर बॉडी में चेंज होने लगता है। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी मलेरिया वाले को 3 दिन के बाद देखते हैं, तो वो खतरनाक कंडीशन में आ जाता है ना। चांस मतलब बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा, 70% चांस बढ़ जाते हैं। मतलब वो धीरे धीरे करके वो सेलेब्रल की तरफ जाने लगता है, सेलेब्रल मलेरिया की तरफ जाने लगता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ भी आपने वही चीज देखा कि भाई रोग 3 दिन 4 दिन के बाद आया, तो निश्चित रूप से रोग तो बॉडी में जड़ कर गया, है ना। अब उसको ठीक करने में लगभग लगभग जितने दिन की ड्यूरेशन के बाद आया था, कम से कम उतने दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, है ना। अगर मान लीजिए 5 दिन के बाद आया, तो कम से कम 5 दिन की ड्यूरेशन तो आपको मंगेगा ही, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि इधर से दिया उधर से साफ हो गया, नो, ये ऐसा नहीं होता है। ये कोई जादू मंत्र वाली चीज नहीं है, साइंस है। और ये दवाइयां हैं, तो दवाई दवाई टाइप पे काम करेगी भाई, दारू टाइप का काम नहीं करेगी। दोनों में अंतर होता है ना।
तो वही चीज है कि इधर से पिया उधर से चढ़ गई, ऐसा बोलते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये दवाइयां हैं तो उसका ड्यूरेशन रहेगा, उस निश्चित समय पे दवाई काम करेगी। हाँ, आपको रिजल्ट जल्दी मिल सकते हैं, क्योर नहीं हो सकता जल्दी, समय लेगा। तो ये देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा कि जड़ कर गया, आपको बराबर मेडिसिन देना है, उतनी ही पावर की मेडिसिन देना है। अब यहाँ तो पावर आ गया ना, लेकिन अब क्या किया आपने कि जब भी कोई रोग, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लॉ में शामिल है कि जब भी कोई रोग अगर मान लीजिए जड़ कर जाता है, तो उस रोग का असर किसी भी ऑर्गन के सेल के लेवल तक डिस्टर्ब करने लगते हैं, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, तब जाके किसी अंग की कैपेसिटी घटेगी। तो यहाँ ये चीज साबित हो जाती है। तब आप क्या करते हैं कि किसी अंग पे काम नहीं करते, सेल के लेवल पे जाते हैं आप। तो आप क्या करते हैं, किसी भी मेडिसिन को डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं। आपने क्या किया, उसको एक गिलास पे 100 ml पानी है, 100 ml पानी है मान लीजिए, या 180 ml पानी में जब एक गोली को डाला या 1 ड्रॉप को डाला, नो प्रॉब्लम, आप 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, 1 ग्लोबुल डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कोई डिस्कस का सब्जेक्ट नहीं है, ये ब्लेम लगाने वाली या क्वेश्चन मार्क लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप अपनी मेडिसिन को डाइल्यूट करके दे रहे हैं, तो उस मेडिसिन की क्वालिटी को उस सेल की क्वालिटी के लेवल पे लाके खड़े कर रहे हैं। मतलब मेडिसिन का जो साइज है, एक मॉलिक्यूल्स उस सेल के साइज के इक्वल होना चाहिए। या कई लोग जो समझदार ज्यादा होते हैं बोलते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि सेल के साइज का हो गया, तो ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इस तरीके की जब बात करते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कितने दिन वो कितने दिन पुराना रोग है, उसके हिसाब से आप डाइल्यूट करके दीजिए मेडिसिन को। और आपको मालूम होगा कि अगर मान लीजिए 5 दिन के बाद अगर कोई पेशेंट आया कफ का, तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, वो कैसे साबित करेगा 5 दिन के बाद, तो बॉडी में चेंज होगा उसके, है ना, गले में परेशानी होगा। अगर मान लीजिए ड्राई कफ अगर स्टार्टिंग में, सॉरी मॉइस्ट कफ अगर स्टार्टिंग से शुरू हो गया है, तो 5वें दिन अगर कफ का ट्रीटमेंट आपने नहीं कराया, तो निश्चित रूप से 90%, 80 से 90% चांस होते हैं कि मॉइस्ट कफ ड्राई में चेंज हो जाता है। इससे पता चलने लगता है। तो कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे उसकी, तब आपको पता चला कि नहीं ये ऐसी टेंशन रही थी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं की मेडिसिन को डाइल्यूट करके देंगे, 5वें डाइल्यूशन में कम से कम देंगे, या 6वें डाइल्यूशन में मैक्सिमम देंगे। तो आपकी मेडिसिन जो रहेगी डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये जो D3 का जो पार्ट था, यहां तक आते आते इतना नैनो हो जाता है कि अब उस पार्ट को प्रभावित करने लगता है जहां पे रोग केंद्रित रहता है, सेल के लेवल पे जाती है मेडिसिन। लेकिन क्वालिटी, एक मॉलिक्यूल की क्वालिटी तो क्या थी, भले ही वो छोटा हो गया है, भले ही वो छोटा हो गया है, लेकिन उस एक मॉलिक्यूल्स की क्वालिटी तो D3 के एक मॉलिक्यूल्स के बराबर थी ना भाई। तभी तो उस D3 को मोर पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी ज्यादा है, यह कैपेसिटी कम है, इसलिए वो सेल के लेवल पे जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर मान लीजिए आपने 10 ड्रॉप दे दिया, तो कितनी देर काम करेगी, क्योंकि कैपेसिटी कम है उसकी, उस लेवल पे तो पहुंचा दिया, आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी ग्लास टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम आधे आधे गिलास दिया जाता है, तब जाके नेगेटिविटी पता चलती है, उस मेडिसिन का असर पता चलता है, तब जाके रोग 2 या 3 गिलास करते करते ही नॉर्मल हो जाता है। मतलब कितनी जल्दी असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो असर होता है वो तुरंत देखने को मिलता है। तो तुरंत का मतलब ऐसा नहीं हो गया, इधर से डाला और इधर से आदमी हेल्थी हो गया, नो, ऐसी बात नहीं है। कम से कम 1 घंटे की ड्यूरेशन, 2 घंटे की ड्यूरेशन, ये आप लेके चलिए। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है, और आपके डायग्नोसिस में अगर मान लीजिए आप इक्वल मेडिसिन दी है, ये होता है इक्वलिंग, तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी यहां से साबित होती है। ये पार्ट होता है पॉजिटिव का, और ये पार्ट होता है नैनो पार्टिकल या नेगेटिव का। इसको मैं फिर से यही चीज एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो यहाँ से लॉ ऑफ सिमिलरिटी की डेफिनेशन यहाँ से साबित होती है। इसका मतलब जैसा रोग होगा वैसे ही आप दवाई दे रहे हैं, है कि नहीं है, जितना पुराना रोग है उतने नैनो पार्टिकल करके दे रहे हैं, इस चीज को साबित करता है। और यही चीज, इस चीज को यही चीज साबित कर रहा था, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन थी यहाँ पे अलग है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे अलग है। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। मतलब कितना बड़ा गणित है ये, और सोच देखिए कितनी अलग है इनकी। और इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो होता है वो होम्योपैथी से टोटल डिफरेंस माना जाता है, टोटल डिफरेंस। और यहाँ पे क्या कहा गया कि इस लेवल पे अगर कोई मेडिसिन काम करेगी तो वो पॉजिटिव होगी, है ना। और अगर मान लीजिए इस लेवल पे काम करेगी, मतलब नैनो पार्टिकल या किसी सेल के लेवल पे अगर जाना है, या बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में देना है नैनो पार्टिकल, इसी मेडिसिन को बहुत कम क्वांटिटी करके देना है,
डायल्यूट फॉर्म में है तो होता है, बिना उसके तो डायल्यूट नैनो पार्टिकल आप कर नहीं सकते। ऐसे में क्या होगा कि यही पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। बस इतना सा अंतर है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कोई हवा नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, इसको सिर्फ समझने भर की बात है। और इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, नहीं मानता है। जब भी किसी होम्योपैथी कहो कि पॉजिटिव रोग में आप क्या देते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है? ये अंतर है, एक्सप्लेन नहीं कर, क्योंकि उनके लॉ में ये रूल शामिल ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई पैथी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके रूल में ये चीज है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं क्या पॉजिटिव, फालतू बात है सब। नो, फालतू बात शायद पैथी के लिए हो सकती है, क्योंकि उसमें तो शामिल ही नहीं है, उसका कहना सही है। लेकिन हमारे लिए तो उसका इंपॉर्टेंट है ना कहीं, वो तो हम देख रहे हैं भाई। आज बहुत सारे होम्योपैथी, आज बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोलते नजर आते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हालांकि कर वही रहे हैं, कर वही रहे हैं, है क्या नहीं है? वो बोलना नहीं चाहते कुछ, अपने जूनियर लोग को कुछ बताना नहीं चाहते, अपने जो नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, वो इसलिए वो इग्नोर करते नजर आते हैं। वो बोलते हैं फालतू बात है सब, सब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, सब लोगों का भ्रम है, ऐसा बोलते नजर आते हैं। तो कितना आपको सोचिए कि जो मिलना चाहिए, जो आपका हक है जानना चाहिए, वो आपको बता नहीं रहे, हालांकि कर वही रहे हैं। आखिर कैंसर में उसको नेगेटिव मेडिसिन ही दे रहे हैं, नैनो पार्टिकल ही दे रहे हैं, उनको नेगेटिव बोलने में शर्म आ रही है आज, तो थोड़ा हट के करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नजर आने लगी है। तो यहाँ से हमारा कद अपने आप ही छोटा हो जाता है, और हम अपने लोगों के, अपने जो नए जो लोग हैं उनके साथ नजर नहीं मिला पाते कि देखो आज हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ करके बात कर रहे हैं, और हमारे जूनियर में बहुत सारा है, उसको फार्मूला चाहिए। हाँ क्या चाहिए सर, मलेरिया कैसे ठीक होगा बताइए, बस बात खत्म हो जाती है। एंटी पॉजिटिव है सर, वीडियो पॉजिटिव है सर, इसको क्या करना? तो यहाँ उनकी गलती नजर आती है, और ये आज सीनियर लोगों के लिए एक बैकबोन का काम कर रहा है अपनी गलती छुपाने का। जब वो पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा बता के, ऐसी बात सामने आ रही है। और जितने भी जो सीनियर लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जूनियर उल्टे को और साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसको सीनियर को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए भी जानते हुए करते हुए भी आज इस चीज को इग्नोर कर देता है, नहीं बता रहा है। और फिर हमारा जूनियर बोलते नजर आता है कि भाई मेरे को तो कोई बता नहीं रहा है, मेरे को कोई सिखा नहीं रहा है, ये गलती नजर आती है। तो कभी कभी हमको अपने बैग में भी थोड़ा, अपने जेब में भी थोड़ा देखना चाहिए कि गलती मेरे से तो नहीं हो रही है, ये चीज सामने आती है। तो ये खैर, ये तो हमारी पर्सनल बातें हैं, इसलिए कभी कभी जुबान से निकल जाती है, तो थोड़ा बहुत मन की भड़ास निकल जाती है, थोड़ा हल्का लगता है। ये समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग को भी समझना पड़ेगा। ये जितने सीनियर हैं वो आगे आइए। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को यहाँ पे नहीं लिया गया है कि नहीं, यहाँ सिर्फ ये समझा गया है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस इसमें पावर को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सीट में 5-6 अंतर नहीं है, बल्कि बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे अंतर देखने को मिल रहे हैं जो साबित करते हैं। अब आता है कुछ टेम्परामेंटल फैक्टर साबित होते हैं, शामिल होते हैं, जैसे कि हमने कह दिया कि भाई सोरा सिफिलिस साइकोसिस होम्योपैथी का बेस साइंस है, इसी पे डिपेंड है। यार ये बात होम्योपैथी के लिए सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस प्यूरेंटर, इसमें सारी बातें पैथी को ही डिफाइन कर रहा है, इससे होम्योपैथी डिफाइन पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस प्यूरेंटर अगर कह देंगे, तो पूरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डिफाइन हो जाएगा, पूरी उसकी डेफिनेशन सामने आ जाएगी कि वास्तव में वो बोलना क्या चाह रहा है कि नहीं, ये चीज पूरी साबित हो जाती है। यहाँ अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर से अगर आप कहें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक साइंस है, तो पूछे अगर आपसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या चीज है भाई, आप सीधा सीधा लॉ बताइए। कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस प्यूरेंटस से रिलेटेड है, और अगर मान लीजिए वो कहीं ना किसी साइंस से अगर जुड़ा हुआ है, तो वो कम से कम 80% पार्ट समझ जाएगा कि कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस प्यूरेंटर ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इसको बहुत सोच समझ के यहाँ पे साइंस में एक्सेप्ट किया गया है, कई लोग इसको भी नकार देते हैं, लेकिन ये बेस है। ब्लड और लिम्फ अपनी जगह सही है, वो क्लासिकल टेक्निक है, और उसी पे हमारी साइंस टिकी हुई है, ये बात भी सही है कि नहीं? और दोनों ही, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे नेचुरल प्लांट हो, कोई सा भी चीज हो, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाएगा तो ब्लड और लिम्फ को ही, इम्प्योरिटी को ही दूर करेगा, ये ईएच कहता है। लेकिन जब आप बॉडी को लेके चलते हैं, तो ये बॉडी में भी ये चीज साबित हो जाती है कि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, सिंगल बॉडी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है। और आपकी मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पौधा स्वयं एक कॉम्प्लेक्स बॉडी के रूप में सामने आता है।
और कॉम्प्लेक्स बॉडी को कॉम्प्लेक्स बॉडी के साथ या कॉम्प्लेक्स प्लांट या कॉम्प्लेक्स प्लांट पार्टिकल को जो आप लेते हैं तभी ये क्यूरेटर की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर कहा जाए तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इसलिए भी कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेटर का जो बेस था यहाँ पे सामने आने लगता है। ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लोग अपने पैथी में समझाया गया है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब कह दिया गया है हल्का सा, उसको कंप्लीट अपने लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया कि वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या थी। यहां से अंतर समझ में आता है। तो होम्योपैथी वाला सिमिलर पता चलता है कि होम्यो मीन सिमिलर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये अलग अलग वर्ड नहीं है, ये है कि नहीं है। हम ये जरूर लिख देते हैं लेकिन वास्तव में ये एक ही शब्द है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ। ये एक शब्द है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अलग नहीं है। यहाँ आप किसी भी बुक में उठा के देखिए, अलग नहीं मिलेगा आपको। और अगर इसको अलग कर दिया गया, इलेक्ट्रो के बाद अगर आप डैश लगा देते हैं तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रो की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है और होम्योपैथी की डेफिनेशन डायरेक्ट यहाँ जाके इंडिकेट हो जाती है। तो कोई भी पेशेंट आपसे क्या बोलता है, होम्योपैथी कैसे, ये गलती है। आप फिर उसको होम्योपैथी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डेफिनेशन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है आपको क्या पता। आप सीधे सीधा बोलते नजर आए, क्या करना है आप मेडिसिन लीजिए, ये बोलते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ही गलती पे फंसते नजर आते लोग। आप सीधा सीधा बात करो ना, ये एक शब्द है, ये एनर्जी से रिलेटेड लॉ ऑफ सिमिलरिटी को जब साबित किया जाता है तो पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स बॉडी है, मेडिसिन के साथ जब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन या प्लांट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या जो फाइव फाइव मेजर पार्ट जो होते हैं अपने जो इसके प्लांट के जो फाइव मेजर जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेकर के कॉम्प्लेक्स करके फिर उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, तब जाके इस कॉम्प्लेक्स को आप क्यूरेंटर की तरफ ले जाया जा सकता है। और ये उसके समझ में नहीं आएगा जो पेशेंट सामने बैठा है। तो आप इसको अलग करना छोड़िए। बहुत सारे लोग को देखा है मैंने अलग करके बैठे हुए हैं और वो फंसते नजर आ रहे हैं। ये एक शब्द है। आप टैडम उठा के देखिए, आप डॉक्टर एनएल सिन्हा की बुक उठा के देखिए, आप गिल्डन साहब की बुक उठा के देखिए, कभी भी इलेक्ट्रो को अलग नहीं किया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रो की डेफिनेशन डायरेक्ट सीधा सीधा वो केमिस्ट्री को जोड़ता है और आपको लैब में लाके पटक देगा, जबकि होम्योपैथी की डेफिनेशन सीधा होम्योपैथी को अटैच करेगा। तो ये आपको समझना ही पड़ेगा कि वास्तव में एक डेफिनेशन के साथ इस पैथी का निर्माण किया गया है और होम्योपैथी से टोटल अलग है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है और ये होम्योपैथी है, मतलब कितना अंतर है दोनों में। और हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग करके एक जैसा बना रहे हैं। और इसलिए भी आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी बिटवीन होम्योपैथी बिटवीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी खेल रहे हैं। तो ये गलती हमारे साथ हम लोगों ने पैदा की है, हम लोगों ने बनाई है इसको। ऐसे बहुत सारे अंतर सामने आएंगे, लॉ में आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन से समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनी, कौन से समय होम्योपैथी बनी, कौन से समय नहीं, ये आपको सब बुक में लिखा हुआ है। आप देखिए जरा, ये हनीमैन साहब ने बनाया, ये इसने बनाया, नो, ये पहले से आपको समझ में आता है सब, इसको हम लेके नहीं चलेंगे। और यही पैथी लेके चलना था, इतने यही सब लेके चलना था, तो इतना सारा इतने दूर 20 साल पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। इसलिए आप वो चीज देखेंगे इसमें जो शायद आपको समझना चाहिए। सन आप जानते हैं कि होम्योपैथी कौन से सन में बनी, कौन से सन में ईएच बनी, इसके जन्मदाता कौन है, इसके जन्मदाता जो जनक है वो बनाने वाला कौन है, ये कहाँ बनी, ये कहाँ बनी, ये सब जानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फंडामेंटल में शामिल होती है और बिना फंडामेंटल के ये आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। तो सीधी सी बात आती है कैसे दोनों से अलग होती है। उसका जो मेन बेस होता है, ये ऑर्गेनिक जो बेस होता है वो मायने रखता है, और इसी तरीके से ये सिम्टोमेटिकल बेस होता है, ये मायने रखता है। इस तरीके से साबित हो जाती है कि पहला ही जो अंतर होता है वो टोटल अलग अलग दिशाओं की तरफ ले जाता है, अलग अलग रूप की तरफ ले जाता है, और होम्योपैथी को अलग कर देता है और आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अलग कर देता है। अब सिमिलरिटी क्यों देखने को मिलती है वो भी आप थोड़ा समझाइए। सिमिलरिटी, समानता क्यों देखने को मिलती है, यहाँ लॉ ऑफ सिमिलरिटी से मतलब नहीं है, वो अलग चीज है। यहाँ दोनों पैथी में समानता क्यों देखने को मिलती है, अंदर सिर्फ इतना है कि जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इटली में थी, जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इटली में थी तब तक ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपना एक मुकाम पे थी, अपने पर्सनल वो अपने इमेज बना के रखी हुई थी।
लेकिन जब ये इटली से जैसे जर्मनी में आ गई है ना, जब डॉक्टर क्रॉस ने पूरा जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जर्मनी में लाके जब प्लांट कर लिया, तब जाके इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो इनको जो लैब मिली, जेएसओ की जो लैब मिली थी, वो होम्योपैथी की लैब थी जेएसओ के नाम से, है ना। और उन्होंने ये, लेकिन जेएसओ की एक खास बात क्या थी, उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। इस चीज का एक्सप्लेन नहीं, कहीं नहीं मिलता है। यही चीज मिलता है कि उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को डिस्टर्ब कभी नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उन्होंने अलग से जगह दी। और एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर क्रॉस साहब को वहां पे रखा गया, वो स्वयं वहां रहते थे। तो ये चीज पता चलती है कि जो आज मेडिसिन के रूप में सामने आने लगी, वो जेएसओ वर्क के रूप में सामने आने लगी, और वो डॉक्टर मेटी साहब के रूल के हिसाब से बनना शुरू हुई। लेकिन होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल थी, तो डॉक्टर क्रॉस साहब ने इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया कि जो पैथी सामने आ गई वो तो अपनी जगह कंप्लीट पैथी थी, लेकिन अब एक्सप्लेन करना जब शुरू किया, एक्सपेरिमेंट जब सामने आए, तो उन्होंने क्या किया, कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे इसमें लाए, जैसे कुछ फंडामेंटल रूल थे, जैसे कोहोवेशन जो प्रोसेस के रूप में जब उन्होंने हॉट फर्मेंटेशन के रूप में सामने लिया होगा, या कुछ मेडिसिन बनाने की टेक्निक्स में कुछ अंतर लाया होगा, आरएस का इस्तेमाल उन्होंने देखा, पोटेंशिएशन का इस्तेमाल देखा, अपने उन्होंने स्टोक लगाना जब शुरू किया। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे जो आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बड़ा करते नजर आए, और ये हमारी अच्छी बात है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई पैथी गलत है, नो। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आज जो विशालता देखने को मिल रही है, आज इतना बड़ा समाज जो देखने को मिल रहा है, और आज इतने सारे लॉ और अलग अलग तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सारे सक्सेस हैं। कोई पेट के लिए S1 दे रहा है, कोई पेट के लिए S2 दे रहा है, कोई उसी पेट के लिए S5 दे रहा है, और तीनों सही हो रहा है। कोई S10 दे रहा है, वो भी सही है, सब काम कर रही है। ये कहाँ से आया? ये डॉक्टर मेटी साहब ने नहीं सिखाया है। ये एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अलग अलग लॉ शामिल होने लगे, तरीके अलग अलग सामने आने लगे, तब पता चला कि नहीं, मेडिसिन जो थी वो इस तरीके से वर्क करेगी, 100% कर रही है, आप देख रहे हैं। तो ये इसकी डेवलपमेंट नहीं तो क्या बताइए, ये डेवलपमेंट है। तो इसी डेवलपमेंट का एक पार्ट था डाइल्यूशन को पोटेंशिएशन में चेंज करना। डाइल्यूशन मेथड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशन ही कहते हैं, लेकिन इसके लैब के चलते उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 149 का, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बता ही दिया है। और उसके चलते जब उन्होंने आरएस मिलाकर जब स्टोक मानना शुरू किया, तो पावर क्रमशः बढ़ते इस तरीके से होना। तो वहां से हमको पता चलता है कि एग्रावेशन जैसे शब्द जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इटली तक तो नहीं थे, लेकिन होम्योपैथी में उस समय एग्रावेशन थे, है कि नहीं है? इसमें एग्रावेशन जैसे शब्द थे, क्योंकि उससे पोटेंशिएशन था। और इस तरीके से तब तक पोटेंशिएशन के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी प्लांट, ऐसे भी मेडिसिन को उपयोग करने लगा जो एटमिक फॉर्म में या नैनो पार्टिकल के रूप में उपयोग होने लगे। जैसे केमिकल के कुछ पार्ट हो सकते थे, आपने देखा कि आज सल्फर उपयोग हो रही है, आर्सेनिक उपयोग हो रही है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जो आज उपयोग किए जा रहे हैं, है ना। एंटी एलर्जी के रूप में आज सल्फर उपयोग हो रही है, तो देख रहे होंगे सब, मैं कोई बड़ी चीज नहीं कह रहा हूँ। आज बहुत सारे ऐसे पॉइजनस भी उपयोग होने लगे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अलग थे, आई मीन प्लांट बेस से अलग थे, उनको भी होम्योपैथी ने एक्सेप्ट किया कि ये पोटेंशिएशन का कमाल है कि नहीं। तो यहां से हम देखते हैं कि इस पार्ट को तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट पोटेंशिएशन जो मेथड जो था, रेशियो अलग करके इन्होंने एक्सेप्ट जरूर किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो प्लांट बेस्ड की जो मेडिसिन थी, जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। बताइए इसमें क्या गलती है? गलती किसी की नहीं है, लोग किसी को भी दोष दें, दोष किसी का नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। डॉक्टर एनएल सिन्हा को भी बहुत कुछ बोलते हैं लोग, नहीं, वो आज इंडिया में जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो उन्होंने, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, आज उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको, उनको आप नकार नहीं सकते। तो आज जो हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट में आ रहा है, तो कुछ समानता देखने को मिलती है। क्या प्रॉब्लम है? समानता देखने को मिल रही है ना, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन दोनों में अंतर तो आपको पता है ना, बस इतनी सी बात। तो ये भी मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें एक्सेप्ट करने लायक होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, बड़ा सा भूत प्रेत के रूप में एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो हम गलत साबित हो जाते हैं। और ये गलत साबित होना, कभी कभी ऐसी भी बातें सामने आ जाती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको, ऐसे समय में आप अटक गए तो सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा, और यही काम हो रहा है। इसलिए कोई भी आज आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा एरिया बन गया है। आज किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, कभी भी आप ऐसी चीज को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसका आपको एक्सप्लेन या जिसकी आप मीनिंग नहीं मालूम।
कभी कभी क्या होता है कि आज हमारे जूनियर भाई क्या करते हैं, कोई ऐसी ऐसी चीजें पूछ देते हैं जिसका डेफिनेशन उनको नहीं मालूम है। जबकि वो जब भी पूछने के पहले थोड़ा वो पुस्तक खोल के देखना चाहिए कि अगर मान लो मैं पूछ रहा हूँ और किसी सीनियर ने अगर मेरे को उल्टा जवाब दे दिया, तब तो सिर के जैसे बोलने लगूंगा, है ना। कोई बताता नहीं है ऐसा वैसा। तो भाई कम से कम उसकी पुस्तक में थोड़ा देख लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या समझता हूँ। तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों वर्ड दिखाई जरूर देते हैं एक जैसे, लेकिन एक जैसे है नहीं। आज हमारे सीनियर प्रैक्टिशनर लोगों ने आज एक जैसे प्रैक्टिस जरूर की है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलती नहीं है। हर वैद्य अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करती है और लोगों को ही ठीक कर रही है, एक जैसे दिखाई देती है। आज एलोपैथी वाला भी रोग ठीक कर रहा है, होम्योपैथी वाला भी रोग ठीक कर रहा है, हम भी रोग ठीक कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एलोपैथी जो होती है लॉ के ऊपर काम करती है, मेडिसिन जो रहती है बॉडी के लॉ और नेचर के लॉ फॉलो कर रही है, तो उसको हम ध्यान में रखकर मेडिसिन दे रहे हैं, तब जाके ठीक कर रहे हैं। तो ये चीजें थी, यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों में बहुत सारी चीजें समानता नजर आती है ना। जैसे कि मेडिसिन इसमें अलग रूल से बनती है, मेडिसिन इसमें अलग से, दोनों में अलग अलग रूल से बनती है। इसमें स्पेजरिक एसेंस का पार्ट होता है मदर टिंचर, वो भी एसेंस निकालने का ही एक पार्ट होता है। और उसी स्पेजरिक पार्ट, स्पेजरिक मींस किसी भी प्लांट बेस या किसी अलग टाइप का जो पार्ट होता है, किसी भी चीज का एसेंस निकालना स्पेजरिक कहलाता है। तो ये प्लांट बेस को जब स्पेजरिक एसेंस के रूप में जब एक्सेप्ट करने लगता है, ये प्लांट बेस हो जाती है, कोविशन मेथड के हिसाब से निकालने लगती है। और मदर टिंचर का जो मदर टिंचर की टेक्निक और कोविशन की टेक्निक, दोनों में अंतर होता है। यहां से भी आपको अंतर समझ में आने लगता है। तो ये अलग अलग समय में बनाई गई अलग अलग पैथियां हैं, दोनों के रूल रेगुलेशन काफी अलग है। और सच कहा जाए तो इन दोनों का पावर कम नहीं है ना। वही एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं मानते हम, ये भी प्लांट बेस्ड ही है। लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए, इस पर पॉइजन पिला के खड़े कर दिया, लोग आज रक्तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, और लोग धीरे धीरे करके आज एलोपैथी उपयोग करते नजर आते हैं ज्यादातर होम्योपैथी। इसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका उनका चैप्टर है, वो संभाले। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी कौन सी बड़ी चीज देखने को मिल रही है, आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी तो वही कर रहा है। अपनी पैथी को समझे बिना अगर मान लीजिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यही हाल होगा। फिर कोई पीछे से आके टांग खींचेगा, फिर कोई बोलेगा कि नहीं मैं सब दरवाजे से आया था, अब मैं खिड़की तरफ से निकल रहा हूँ। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर दरवाजे से अगर क्लिनिक में इंटर होते हैं तो दरवाजे से ही शाम के बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि सामने से दरवाजे से तो आ गए और रात की शाम के अगर कोई देख लिया, अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर है ना, तो उसको देख के खिड़की तरफ से भाग रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज ये कर रहे हैं लोग। तो जहां गलती हो रही है वहां ये टेक्निक अपनाई जा रही है कि दरवाजे से आते हैं और खिड़की से निकलते हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा अताउल्लाह खान ने शुरू से अपने गाने में कह के गया है कि नहीं, जाने से पहले बोल के गया है कि दरवाजे से आते हैं और खिड़की से निकलते हैं। ये बात सही साबित होती है ना, बताइए। तो ये कहने का मतलब क्या है, मजाक का चैप्टर नहीं है ये। आज थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और इन दोनों पैथी को समझने की जरूरत है। आप भले इसको समझे ना समझे, आप अपनी पैथी कम से कम समझ के चलिए। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि डायल्यूशन में, ओडेसी में, कोवेशन में, मदर टिंचर में, ऐसे अंतर बहुत सारे सामने आएंगे, है ना। सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, और इसमें सोरासिटिस साइकोसिस एन है, और जिसको कॉम्प्लेक्स क्यूरेटर अलग। इस तरीके बहुत सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। ये प्लांट बेस है और ये प्लांट बेस होते हुए भी केमिकल बेस नजर आती है, पॉइजनस बेस नजर आती है। इसमें एनर्जी का पावर और हाई एनर्जी को एटम्स के रूप में उपयोग किया जाता है, उसी में प्लांट की एनर्जी का नैनो पार्टिकल उपयोग किया जाता है ना, जो पहले न्यूट्रल होता है और बहुत नैनो होता है, छोटा पावर होता है, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं। तो ये अलग 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 आज अलग 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 इसमें बातें नजर आती है और दोनों पैथी को अलग अलग करती है। तो दोस्तों ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि ये ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग इसको आपकी बुक में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार इसमें से अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं आया, आप लोग के लिए इतना काफी है। अगर और चाहते हैं तो और बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इन दोनों पैथी को अच्छे से देखिए, जो भी अंतर आपके सामने आए हैं उसको अच्छे से समझिए। जब तक इसको पैथी समझेंगे नहीं तब तक आपको अंतर समझ में नहीं आएंगे, सिमिलरिटी समझ में नहीं आएगी, डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। और अपने ग्रुप आप लोग के लिए बना हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका ग्रुप बना हुआ है, ट्रेनिंग वालों का ग्रुप। आप वहां पे अपने क्वेश्चन रखिए, सब सुनिए कम से कम क्या बोल रहा हूँ मैं।
उसको सुनिए, समझिए और बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया और क्यों समझ में नहीं आया, ये भी बताएंगे। क्योंकि सब तक आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे तब तक मैं क्या समझूंगा कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। तो ये बताएंगे जरूर। जैसे कि मैं इस मामले में डॉक्टर अमित सर जो बड़ोदरा से हैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कल ओपिनियन दिया कि भाई उनका ओपिनियन क्या है, उन्होंने क्या देखा। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ भाई, अच्छी चीजों के लिए और जो ध्यान दे रहा है, जो स्टडी के लिए काम कर रहा है, उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। और इसलिए उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, है कि नहीं है। तो मैं देखने को मिला कि हाँ बहुत अच्छी, वेल डन सर अमित सर। तो ये आप लोग भी कोशिश कीजिए, अपना विचार में व्यक्त कीजिए ताकि अपने लोगों को हेल्प मिले। ओके, तो आज हम सब्जेक्ट यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके चलेंगे, है कि नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आगे और कैसे इसका चरण कैसे प्रोग्रेस के रूप में सामने आए। ओके दोस्तों, थैंक यू। और आप सभी इसको ग्रुप में डाला जाएगा, आप अच्छे से एक बार फिर से सुनिएगा। ओके, समझ में नहीं आने से क्वेश्चन जरूर करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।